brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। अमेठी रायबरेली से कांग्रेस किसे उतारेगी? क्या गांधी परिवार ये दोनों सीट छोड़ेगा या किला बचाने एक बार फिर उतरेगा? स्थानीय नेताओं की बात मानने में आला कमान संकोच क्यों कर रहा है? इन सारे सवालों के जवाब का कई दिन इंतजार रहा, अब इन पर कुछ स्पष्टता सामने आई है। आज इस पर बात करेंगे और साथ में बात करेंगे एक बयान की और इसके बहाने संविधान और इसके मूल ढांचे की। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। सबसे पहले बात अमेठी, रायबरेली और कैसरगंज की सीट पर करेंगे, लेकिन उससे भी पहले सुनते हैं दिन के दो चर्चित बयान। एक बयान जिसके जरिए भारत के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री आखिरकार हो ही गई, और दूसरा बयान जिसमें जिक्र आया कोविड वैक्सीन और इसके सर्टिफिकेट का। संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। वैक्सीन लगी थी आपको कोविड के समय? लगी, टीका लगा था, सबको लगा। वो याद है आपको? यूं टीके की सर्टिफिकेट मिलती थी, किसका चेहरा था उस पे? और जोर से बोलो। था ना, मोदी जी का चेहरा। आज जरा देखो, सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश करो, चेहरा नहीं होगा। अब फोटो नहीं छप रही है मोदी जी की। क्यों? क्योंकि उस टीके को बनाने वाली कंपनी से इन्होंने चंदा लिया। और आज बाहर क्या आया है? बड़ी मेडिकल रिपोर्ट बाहर आई है कि काफी लोग उस टीके को, जब वो टीका लगा तो उसमें से 1-2% लोग ऐसे हैं जो गिर के मर गए। किसी को पता नहीं चला कि क्यों गिर के मर रहे हैं। कोई मंच पे खड़ा भाषण दे रहा है, भगवान ना करे लेकिन कोई मंच पे खड़ा भाषण दे रहा है, या फिर कोई खेती में काम कर रहा है। कई ऐसे लोग शहरों में जिम कर रहे थे, नौजवान, अच्छी सेहत के, 30-40 साल की उम्र, गिर के मर गए। पहले समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। आज उस कंपनी ने कह दिया कि हाँ, ऐसा है कि कुछ 1-2% लोगों को ऐसा हो सकता है। तो आप सोचिए, इन सब से चंदा लिया, बाकायदा चंदा गुप्त लेने की स्कीम बना दी, और अपने आप को ईमानदार कहते हैं। अब लौटते हैं अमेठी रायबरेली पर। दोनों सीटों पर कल यानी 3 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है। यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर अभी क्या स्थिति है, जानने के लिए चलते हैं न्यूज रूम। थिएटर चाहे सिनेमा का हो या राजनीति का, पोस्टरों का अपना अपना महत्व होता है। अमेठी और रायबरेली दोनों जगह पोस्टर लग गए हैं और इन पोस्टरों की मदद से अपने अपने कयास सामने आने लगे हैं। रात के 9 बज रहे हैं जब हम लल्लन टॉप शो के लिए ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, और अभी तक कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से किसे उतारेगी, इस पर संशय दूर नहीं हो पाया है। 2 नाम जो सबसे बड़े चल रहे हैं, जो आप भी सुन रहे हैं, वो हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। क्या राहुल गांधी वापसी करेंगे अमेठी में? क्या प्रियंका गांधी सोनिया गांधी की जगह रायबरेली से पर्चा दाखिल करेंगी, जिसकी अंतिम तारीख है 3 मई, यानी अब 24 घंटे ही बचे हैं नामांकन के लिए?
अभी तक के जो कयास चल रहे हैं, कांग्रेस में बीते दिनों CWC की मीटिंग हुई वर्किंग कमेटी की, इसमें ये बताया गया कि जो बड़े नेता हैं तमाम, जिसमें पार्टी के तमाम पदाधिकारियों का भी नाम आया, वो लगातार ये कह रहे थे कि गांधी परिवार को अमेठी और रायबरेली से उतरना चाहिए। गांधी परिवार जहां से अब 2 कैंडिडेट हैं जो पर्चा दाखिल कर सकते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। लेकिन दूसरी तरफ गांधी परिवार के ही कुछ लोगों की ऐसी राय निकल कर आई कि यहाँ से पर्चा दाखिल करना अभी ठीक नहीं होगा। कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे भी कराया, उसमें भी यही बात निकल कर आई कि अगर गांधी परिवार अमेठी रायबरेली से उतरता है तो हालात उनके लिए मुफीद हो सकते हैं। इस बीच अभी तक नामांकन दाखिल होने के 24 घंटे पहले तक दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अमेठी और रायबरेली ये दोनों सीटें करीब 2 दशक से कांग्रेस के ही पास हैं। सोनिया गांधी ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत अमेठी से ही की थी, इसके बाद 2004 में वो रायबरेली आई। 2004 से लगातार रायबरेली से जीतती रही हैं, लेकिन अब वो राजस्थान से राज्यसभा की सांसद हैं। वहीं राहुल गांधी 2004 में उन्होंने अमेठी से अपना पॉलिटिकल डेब्यू करा, तब से वो लगातार यहाँ से जीतते रहे 2019 तक। 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने उन्हें यहाँ से हराया था। राहुल गांधी अमेठी में वापसी करेंगे कि नहीं करेंगे, प्रियंका गांधी क्या रायबरेली से पर्चा भरेंगी, इन दोनों चीज़ों की जो कयास हैं वो लग रहे हैं। दोनों जगह जैसा माहौल बना है उसके आधार पर रात के करीब 7:30-8 बजे से जब ये हलचल तेज हुई कि दोनों सीटों से अब या तब में लिस्ट दोनों सीटों पर कैंडिडेट के नाम सामने आ सकते हैं, तभी से अमेठी के कार्यालय में राहुल गांधी के समर्थकों ने और रायबरेली में प्रियंका गांधी के समर्थकों ने कार्यालय में दोनों अपने अपने नेताओं के पोस्टर लगवाने शुरू कर दिए। दोनों जगह जुलूस निकालने की, रोड शो की परमिशन ले ली गई। इसके लिए अमेठी में 150 वाहनों जुटा लिए गए। तमाम वाहन वहाँ जुटाकर प्रशासन से भी मंजूरी ले ली गई है कि आज रात में या कल सुबह यहाँ रोड शो किया जाएगा। इतनी बड़ी तैयारी किस नेता के लिए हो रही है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। गांधी परिवार के दोनों नेताओं के अलावा एक नाम और रायबरेली से सामने आ रहा है, वो है कुंवर अजय पाल सिंह का। कुंवर अजय पाल सिंह करीब 1.5 दशक से राजनीति से दूर हैं। उनके बेटे का निधन हो गया था, इसके बाद वो सक्रिय राजनीति से दूर हो गए थे। उनका नाम भी, उनकी वापसी के कयास भी रायबरेली से लगाए जा रहे हैं। वो ऊंचाहार से 2007 से 2012 तक विधायक रहे हैं। भाजपा ने भी लंबे समय से टलता आ रहा एक फैसला आज कर ही लिया। कैसरगंज सीट से प्रत्याशी चुना गया है ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को। 34 साल के करण डबल ट्रैप शूटिंग के नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से BBA और LLB किया है। उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। सहकारी ग्राम विकास बैंक गोंडा के अध्यक्ष हैं। चुनाव में पहली बार उतर रहे हैं। करण भूषण कल यानी 3 मई को कैसरगंज से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन की कल आखिरी तारीख है। कैसरगंज से उनके पिता ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार 3 बार सांसद रह चुके हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं। पिछले साल यानी 2023 में ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला रेसलर्स ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। ब्रजभूषण के खिलाफ ही दिल्ली में रेसलर्स प्रोटेस्ट चला था। इसी के बाद से विपक्ष लगातार ब्रजभूषण और उनके सहारे भाजपा पर हमलावर था। अब उनका टिकट काट दिया गया है और उनके बेटे को उतारा गया है। इसके अलावा भाजपा ने रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है। कैसरगंज, अमेठी और रायबरेली तीनों सीटों पर मतदान 5वें फेज में 20 मई को है। चुनाव में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस OBC कोटे के आरक्षण में मुस्लिम जातियों को भी शामिल करना चाहती है। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण व्यवस्था ही खत्म करना चाहती है। कांग्रेस के जो नेता मुखर रूप से इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं, उनमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता रेवंत रेड्डी शामिल हैं। उनका नाम यूं भी चर्चा में आया क्योंकि अमित शाह का जो फेक वीडियो सर्कुलेट हुआ था, जिसमें वो आरक्षण खत्म करने की बात करते दिख रहे थे, उसकी जांच में दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी से भी पूछताछ की है। इन सारी बातों के बीच रेवंत रेड्डी का एक और बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा निस्संदेह दोबारा सत्ता में आने पर आरक्षण व्यवस्था खत्म करने की दिशा में बढ़ सकती है। अपनी इस बात को पुष्ट करने के लिए रेवंत रेड्डी ने एक पुराने रेफरेंस का सहारा लिया। कहा, भाजपा ने 24 साल पहले भी आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया था। फरवरी 2000 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एक आयोग गठित किया था। इस आयोग का काम था संविधान में कोई भी संभावित बदलाव करने के लिए उपयुक्त सिफारिशें देना। आयोग के गठन के लिए एक गेजेटेड नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अगर भाजपा सत्ता में वापस आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी सिफारिशों को लागू करने का प्रयास करेंगे। आज मैं नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई से मैं एक ही सवाल कहना चाहता हूं। बार बार आप तेलंगाना आ रहे हैं, जस्टिस वेंकटाचल कमीशन के ऊपर आपका सोच क्या है? वाजपेयी जी जो 2000 फरवरी 22 ईयर्स कॉन्स्टिट्यूटेड जस्टिस वेंकटाचल कमीशन, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो 100 बकना एक लिखना बोल के बड़े लोग बोले, बांटने का अलग है, लिखने का अलग है। लिखने का आधार मैं आपको दे रहा हूं। ये जो लिखे सो, ये जो लिख कर दिए, इसके बारे में
अभी भारतीय जनता पार्टी जवाब देना इस देश को। रेवंत रेड्डी ने वेंकटचलैया आयोग का जिक्र किया। क्या था ये? फरवरी 2000 में जब देश में एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो एक आयोग का गठन किया गया था। नाम था नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी NCRWC। ये आयोग सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस MN वेंकटचलैया के नेतृत्व में गठित किया गया था। इसमें जो अन्य सदस्य शामिल थे उनके नाम थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस BP जीवन रेड्डी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस RS सरकारिया, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस K पुनैया, भारत सरकार के पूर्व अटॉर्नी जनरल K परासरन, लोकसभा के पूर्व स्पीकर PA संगमा, कानूनविद सोली सोराबजी। आयोग का गठन 1 साल के लिए किया गया था। बाद में इसका कार्यकाल 1 साल और बढ़ाया गया था। आयोग का उद्देश्य था संविधान के कामकाज और इसके प्रावधानों की समीक्षा करना। आयोग का नोटिफिकेशन जारी होती उस वक्त विपक्ष ने इसके गठन और इसके कामकाज के दायरे को लेकर ऐतराज जताया था। आखिरकार विपक्षी दलों की तरफ से किसी ने भी आयोग में शामिल होने से इनकार कर दिया था। 2 साल काम करने के बाद वेंकटचलैया समिति ने 31 मार्च 2002 को रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। समिति ने संविधान में बदलाव के बारे में 50 से अधिक सुझाव दिए थे। ये सुझाव मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक सिद्धांतों, मौलिक कर्तव्यों, चुनाव प्रक्रिया, न्यायपालिका और केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े थे। आयोग की कुछ प्रमुख सिफारिशें जान लेते हैं। इसने सिफारिश की थी कि आमतौर पर राज्यपालों को अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर किसी स्थिति में उन्हें कार्यकाल पूरा करने से पहले हटाना है तो केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री को आपस में परामर्श के बाद ही ऐसा करना चाहिए। आरक्षण न्याय अदालत के गठन की सिफारिश की गई थी। कहा गया था ये एक ऐसा ट्रिब्यूनल होगा जिसमें सरकारी नौकरी, पब्लिक सेक्टर, शैक्षणिक संस्थान आदि में आरक्षण से जुड़े विवाद जाया करेंगे। इसमें रिजर्वेशन फॉर द कास्टलेस की भी सिफारिश की गई थी। इसमें उन लोगों को शामिल करने की बात की गई थी जिनके माता पिता में से कोई एक SC/ST रहे हों और कोई एक नॉन SC/ST। आयोग ने न्यायपालिका में खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में SC/ST OBC के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की भी सिफारिश की थी। विशेष रूप से वंचित और दलित समुदायों के लिए न्यायिक सुधारों का समर्थन किया था। आयोग की 58 सिफारिशों में से 40 से अधिक बड़ी सिफारिशें लागू ही नहीं हो सकीं। आयोग और इसकी सिफारिशों के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं जानकार। जब वाजपेयी साहब की जब सरकार थी तब बहुत सारे सवाल उससे पहले आए थे इमरजेंसी के टाइम पे, उसके बाद भी कि कभी हमारे संविधान में कौन से सब संशोधन होने चाहिए, और 50 साल हो चुके थे 2000 में, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडर्नाइज करना है तो क्या क्या संशोधन आने हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और वेंकटाचार्य साहब उसके जो चीफ जस्टिस साहब पहले रह चुके थे तो वो उस कमीशन के अध्यक्ष थे, पर बाकी भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज उसके मेंबर्स थे, जैसे जस्टिस BP जीवन रेड्डी, सोली सोराबजी, K परासरन, सुभाष कश्यप और कई लोग। तो उस कमीशन ने बहुत सारे संशोधन और संविधान में क्या संशोधन होने चाहिए, ऑर्डिनरी लॉज में क्या संशोधन होने चाहिए करके एक रिपोर्ट दिया था। पर उस रिपोर्ट पर ज्यादा काम उसके बाद हुआ नहीं है। और जो सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो सजेस्ट हुए थे, स्पेशली जैसे कि एक संशोधन था कि आर्टिकल 21 में ये लिखा जाना चाहिए कि किसी पर टॉर्चर नहीं होना चाहिए। तो ये जो सब थे रिकमेंडेशंस ही रह गए। रिपोर्ट सबमिट हुआ पर उस पे बाद में स्पेसिफिकली अमल में कुछ लाया नहीं गया। पर मुद्दे की बात यह है कि ये कमीशन टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन ने भी सिर्फ संशोधन ही सजेस्ट किए थे, उसने ये नहीं कहा था कि नया संविधान बनाइए। आपने वेंकटचलैया आयोग के बारे में जान लिया। अब ये भी जान लेते हैं इस आयोग और संविधान का नाम लेकर राजनीतिक मंचों पर क्या बात होती रही है। इसी आयोग का नाम लेकर रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाए हैं कि भाजपा संविधान बदलना चाहती है। संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए वाजपेयी सरकार के समय इस आयोग का गठन तो किया गया था, लेकिन क्या संविधान के काम की समीक्षा करना और संविधान में किसी संशोधन की
बात करना दोनों में अंतर है या एक ही है? क्योंकि संविधान में संशोधन तो एक विधायी प्रक्रिया है और देश के संविधान में 100 से अधिक संशोधन हो भी चुके हैं। इस पूरी बात को और स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, साथ ही समझते हैं कि संविधान में संशोधन और संविधान के कामकाज की समीक्षा दोनों में कुछ अंतर है या दोनों एक ही हैं। एक्सपर्ट से जानिए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं ना, जो पहले जजेस रह चुके हैं, जो पॉलिटिशियंस रह चुके हैं, सही कोई भी रिव्यू कर सकता है। लॉ स्कूल्स में रिव्यू होता है कि ये प्रावधान है, शायद ये प्रावधान अगर ऐसा भी बने तो बेहतर होगा, तो पर उसे अमेंड तो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है, और कई प्रावधानों के लिए स्टेट्स की अनुमति भी जरूरी होती है। जब वो अमेंडमेंट पास होता है पार्लियामेंट में और स्टेट्स रेटिफाई करते, तभी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आता है। विपक्ष के कुछ अन्य नेता भी समय समय पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है। भाजपा के कई नेता, कई मंत्री, कई जो चुनाव के उम्मीदवार हैं, जगह जगह में जाकर कह रहे हैं कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। वो सब कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। मोदी जी जब मंच पे आते हैं तो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इनका इतिहास देखो और देखो कि किस तरह से ये लोग पिछले 10 सालों से किस तरह से इन्होंने इस देश में अपना राज चलाया है, तो जो करने जा रहे हैं वो बात हमेशा वो अपने छोटे नेताओं से, मंत्रियों से कहीं कहीं बुलवा देते हैं और सबसे पहले शुरू में उस बात को नकारते हैं। भाजपा का इन आरोपों पर क्या कहना रहा है वो भी जान लीजिए। संविधान स्थायी है, संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। मोदी जी की सरकार ने ओबीसी के कमीशन को संवैधानिक दायित्व दिया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी और मजबूत किया है। तो ये लोग इमरजेंसी लगाने वाले, एडिटर्स को जेल भेजने वाले, जेपी लालू जी को, नीतीश जी को जेल भेजने वाले क्या फालतू बात करते हैं। खैर, जब विपक्ष ये आरोप लगाता है तो उसका मतलब संविधान में संशोधन से कहीं अधिक इस बात से रहता है कि कोई पार्टी संविधान के मूलभूत ढांचे में बदलाव करना चाहती है। अब ये क्या है? 1972 में केरला सरकार ने 2 भूमि सुधार कानून बनाए। इनकी मदद से सरकार केशवानंद भारती के नीर मठ के मैनेजमेंट पर कई सारी पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रही थी। केशवानंद भारती ने सरकार की इन कोशिशों को अदालत में चुनौती दी। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 26 का हवाला दिया, जो भारत के हर नागरिक को धर्म कर्म के लिए संस्था बनाने, उनका मैनेजमेंट करने, इस सिलसिले में चल और अचल संपत्ति जोड़ने का अधिकार देता है। केशवानंद भारती का कहना था कि सरकार का बनाया कानून उनके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है। केशवानंद को बस केरला सरकार से नहीं लड़ना था, उनका मुकाबला केंद्र सरकार से था। ये मामला केरला हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। चूंकि इस केस में संविधान संशोधन और मौलिक अधिकारों से जुड़ी बातें थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 13 जजों की बेंच गठित की। भारतीय इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी। 68 दिनों तक सुनवाई चली। 703 पन्नों का फैसला सुनाया गया। फैसला कि संविधान का बुनियादी ढांचा नहीं बदला जा सकता, संसद इसे किसी भी संशोधन से नहीं बदल सकती। बुनियादी ढांचे का मतलब संविधान का सबसे ऊपर होना, कानून का शासन, न्यायपालिका की आज़ादी, संघ और राज्य की शक्तियों का बंटवारा, संप्रभुता, गणतंत्रीय ढांचा, सरकार का संसदीय तंत्र, निष्पक्ष चुनाव आदि। इसे बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी कहते हैं। इस केस के बाद ये थिन लाइन क्लियर हो गई थी कि सरकार विधायी प्रक्रिया का पालन करके संविधान में आवश्यक संशोधन तो कर सकती, लेकिन संविधान के बेसिक ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। जब कभी भी ऐसा कोई बिल आता है जिससे लगता है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस बिल की संवैधानिकता पर अंतिम फैसला लेता है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 में से 3 जजों ने 7 नवंबर 2022 को फैसला सुनाया था कि मोदी सरकार ने संविधान संशोधन के जरिए कथित सवर्ण जातियों के गरीबों को 10% आरक्षण देने की जो व्यवस्था 2019 में शुरू की थी, उसे जारी रखा जाएगा। लेकिन जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने इससे असहमति जताते हुए कहा, यह फैसला संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। हालांकि अब रिटायर हो चुके भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने जस्टिस भट्ट के फैसले से सहमति जताई थी और केंद्र का फैसला तब बरकरार रहा था। लेकिन इस फैसले के उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि संविधान के मूल ढांचे की क्या महत्ता है। जब कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगाती है कि फला तो संविधान के मूल ढांचे में बदलाव करना चाहते हैं, तो पूरी राजनीतिक बहसें भी इसी पर छिड़ती हैं। राजनीतिक बहसें तो राजनीतिक दल जाने, हम ये जानते हैं कि देश के लिए संविधान ही प्रथम है, सर्वोपरि है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ।
लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% वोट पड़े। जानकारी केंद्रीय चुनाव आयोग ने जारी की है, मगर बड़ी देर कर दी मेहरबानी आते आते। पहले चरण को 11 दिन बीत गए और दूसरे को 4। इसी पर उठ रहे हैं सवाल कि इतनी देर क्यों लगी। सवाल एक और है, आयोग ने पहले बताया था कि दूसरे फेज में 60.96% वोटिंग हुई है। फिर 30 अप्रैल की शाम बताया कि दूसरे चरण में 66.71% वोट पड़े, यानी 5.75% का अंतर। सवाल उठे कि मतदान प्रतिशत बढ़ कैसे गया, कौन विरोध कर रहा है, कौन सवाल उठा रहा है, इस पर आएंगे। मगर पहले कुछ बेसिक बातें समझिए। वोटिंग परसेंट होता क्या है। फर्ज कीजिए अमुक लोकसभा क्षेत्र में 10 लाख वोटर्स हैं जो वोट करने के लिए दक्ष हैं, जिनके वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, जिनके नाम वोटर लिस्ट में हैं। मतदान वाले दिन इन 10 लाख लोगों में से जाकर वोट कितनों ने डाला, यही है मतदान प्रतिशत या वोटर्स टर्नआउट। इस उदाहरण में अगर 10 लाख में से 6,21,723 लोगों ने वोट किया तो परसेंट बनेगा 62.17%। कैसे निकाला जाता है मतदान प्रतिशत? चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक इस प्रक्रिया में जितना आदमी का काम है उतना ही मशीन का भी है। एक लोकसभा के अंतर्गत औसतन 250-300 सेक्टर्स बांटे जाते हैं। हर सेक्टर के तहत 15-20 बूथ आते हैं। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स का ये दायित्व होता है कि वो हर 2 घंटे पर सभी बूथ्स को कॉल करें, वहाँ से जानकारी लें कि कितने वोटर्स आए। डेटा कलेक्शन के लिए समय भी बांटा गया है, सुबह 9 बजे, फिर 11 बजे, दोपहर 1 बजे, दोपहर 3 बजे, शाम 5 बजे और शाम 7 बजे। हर 2-2 घंटे पर फ़ोन कर डेटा इकट्ठा करने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर को इस डेटा को ऑनलाइन पोर्टल में अनिवार्य रूप से भरना होता है। मतदान खत्म होने के अगले दिन सुबह विस्तृत रिपोर्ट बनाई जाती है। इसमें निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से, बूथ के हिसाब से कुल मतदाताओं की संख्या, लिंग आधारित डेटा होता है। सरकार ने सिस्टम इतना मजबूत कर लिया है कि नागरिकों और मीडिया संस्थाओं के लिए वोटर टर्नआउट ऐप है, जहां लाइव टर्नआउट देखा जा सकता है। कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने इस देरी पर सवाल उठाया, कहा कि अभूतपूर्व है। पहले चुनाव आयोग मतदान के तुरंत बाद या 24 घंटों के भीतर अंतिम डेटा जारी कर देता था। आयोग की वेबसाइट पर केवल अनुमानित रुझान आंकड़े ही उपलब्ध हैं। सवाल उठाया, इस देरी का कारण क्या है। विपक्षी नेता योगेंद्र यादव ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई। लिखा कि डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच हेराफेरी की किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए केवल ईसीआई ही पूरा डेटा दे सकता है और देना ही चाहिए। इस अत्यधिक देरी और रिपोर्टिंग फॉर्मेट में अचानक बदलाव के लिए ईसीआई को स्पष्टीकरण देना होगा। चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण आया है, लेकिन सिर्फ चुनावी आंकड़ों में आए अंतर पर आयोग के एक अफसर ने नाम न बताने की शर्त पर इंडिया टुडे को बताया कि 26 अप्रैल की शाम जब ये आंकड़े आए तब भी सैकड़ों मतदान केंद्रों पर कतारें लगी हुई थी। फिर दूसरा मसला लॉजिस्टिक्स का बताया। दूरदराज, पर्वतीय या जंगली इलाकों में स्थित गांव के बूथों से मतदान कराने वाली टीम को ईवीएम सेट के साथ मुख्यालय तक आने में लगभग उतना ही वक्त लगता है जितना जाने में लगा होता है। कहीं 1 से 2 दिन, कहीं 2.5-3 दिन भी लग जाते हैं। सो आंकड़े अपडेट होते रहते हैं। देरी पर क्या सफाई? आयोग ने मंगलवार 30 अप्रैल को प्रेस विज्ञप्ति तो जारी की, मगर उसमें देरी के कारण के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। दी ललन टॉप ने चुनाव आयोग से संपर्क करने की कोशिश की। उनकी मीडिया टीम के संबंधित अफसर को फोन किया, मगर उधर से कोई जवाब नहीं आया। अब जानते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की अपडेट्स। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगातार दूसरे हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा है। खड़गे ने 2 मई को लिखे लेटर में प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस और भाजपा के चुनावी मैनिफेस्टो पर डिबेट करने की चुनौती दी है। खड़गे ने लिखा, आपने एनडीए के सभी उम्मीदवारों को पत्र लिखकर बताया है कि उन्हें वोटरों से क्या बात करनी है। चिट्ठी के लहजे से लगता है कि आप में बहुत हताशा और चिंता है, ऐसा खड़गे ने अपने पत्र में लिखा। आगे लिखा कि आपकी हताशा और चिंता बताती है आपको ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित भी करती है, लेकिन ये प्रधानमंत्री पद को शोभा नहीं देता। ये वो बातें हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे अपने पत्र में लिखी हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी और लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र पर एक टिप्पणी की है। 2 मई को बिहटा में चुनाव प्रचार के दौरान मीसा भारती ने कहा कि एक तरफ देश के अग्निवीर सैनिक हैं जो 4 साल में रिटायर हो जाएंगे, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, इसके बाद भी जनता से तीसरी बार मौका मांग रहे हैं। एक तरफ हम अग्निवीर योजना लेकर के आए हैं, जिसमें 4 साल बाद हमारा नौजवान भाई घर बैठेगा रिटायर होकर के, और ये बूढ़ा प्रधानमंत्री 75 वर्ष में एक और मौका मांग रहा है। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कर्नाटक सरकार की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने
लुकआउट नोटिस जारी किया है। प्रज्वल रेवन्ना पर महिलाओं के कथित यौन शोषण और अश्लील वीडियो बनाने के आरोप हैं और SIT इसी मामले की जांच कर रही है। उधर एक और महिला ने JDS सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता HD रेवन्ना को CRPC की धारा 41A के तहत 24 घंटे के भीतर SIT के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया था। उनके घर खाना बनाने वाली महिला जो हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। इन दोनों पिता पुत्र पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। अगर कानून के मुताबिक ये दोनों 24 घंटे के भीतर SIT के सामने पेश नहीं होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अभी तक की प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रज्वल रेवन्ना भारत में नहीं है। FIR दर्ज होने के साथ ही वो भारत से बाहर चले गए थे। अब आज के चुनावी किस्से में बात इंदिरा गांधी की, जब उन्होंने पहली और आखिरी बार हार का स्वाद चखा। साल 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने राज नारायण को लगभग 1 लाख वोटों से हरा दिया था। इसके 4 साल बाद यानी 1975 में राज नारायण ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चुनाव को रद्द कर दिया। कहा जाता है इस फैसले से इंदिरा गांधी नाराज थीं। उन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया था। कांग्रेस की ज़्यादतियों के खिलाफ जनता के मन में नाराजगी थी। इमरजेंसी खत्म होने के बाद 1977 में हुए चुनाव में राज नारायण ने वो कर दिखाया जो उस वक्त अकल्पनीय था। बनारस में पैदा हुए राज नारायण ने देश की सबसे ताकतवर शख्सियत इंदिरा गांधी को उनके गढ़ में हरा दिया। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।